मीडिया के प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिशमेंट ने बनाए और उनके अंदर लोगों को भर्ती किया और उन लोगों को अब भिजवाया गया है गिलगित बल्तिस्तान में, और वो जाकर अजीबोगरीब रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ड्यूटी उनकी ये है, जो चीजें वो बता रहे हैं कि नंबर एक, वहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो तो पूरी दुनिया ने देख ली, जो असद कैसर के साथ हुआ, जुनैद अकबर के साथ हुआ, या सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजूथा, और जो कुछ हुआ शौकत बसरा के साथ, या बाकी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जो हो रहा है, जो कुछ वहां पे वोटर लिस्टों के साथ हो रहा है, तो ये सारी चीजें देख के तो साबित होता है ना कि क्या हो रहा है। बहरहाल ये साबित करने के ऊपर तुले कि मुकम्मल आजादी है, जो मर्जी करो वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में, आप जितने मर्जी झंडे लगाओ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो वहां पे ये तासुर देने गए हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नंबर दो, ये वहां पे खबरें दे रहे हैं कि जनाब टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त नहीं बांटे। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट जिसको मर्जी दे, आप इलेक्शन तो लड़ने देना, भाई धांधली करने का तो कोई जवाब नहीं होता। भाई टिकट दुरुस्त नहीं बांटे, तुम लोग जाके 2 टके के छोटे छोटे सहाफी हैं, ये जाकर फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट ठीक दिए या टिकट गलत दिए। सारी जिंदगी इन्होंने सियासत, कोई काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, और ये फैसला करेंगे टिकट ठीक दिए या गलत दिए। इमरान खान ने जिसको भी टिकट दिए थे ना, या उसकी पार्टी ने 2024 के इलेक्शन में वो सारे जीत गए थे। वोट इमरान खान का, इस वक्त सिचुएशन कोई और है, टिकट विकेट का मामला नहीं है। देखो शेर अब्दुल मरवत जैसे लोग जीतकर असेंबली के अंदर पहुंच गए थे, तो वो टिकट इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने टिकट ही दिया हुआ था ना। बहुत सारे लोग खुद ये कहते हैं कि हमारी तो औकात ही नहीं थी, हमें तो इमरान खान साहब ने टिकट दे दिया या उनकी पार्टी का टिकट मिल गया तो हम जीत गए। नंबर 3, ये तासुर दे रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मकबूल है। मैं अभी देख रहा था, नून लीग के वफाकी वजीर बैठे हुए थे, साथ में कैप्टन सफदर भी था, तो 4 लाइनें थी लोगों की, जो लोग बैठ के उनकी बात सुन रहे थे और वो लाउड स्पीकर के ऊपर जनाब तकरीर कर रहे थे। जितने लोग बैठे हुए थे ना, उनसे एक कमरे के अंदर बैठ के भी बात हो सकती है, या जितने लोग बैठे हुए थे एक हॉल के अंदर, कमरा नहीं तो चले हॉल लगा लें, एक हॉल के अंदर बैठ के बात हो सकती है, बगैर माइक के, स्पीकर के, लाउड स्पीकर के बगैर भी बात हो सकती है। और एक ये तासुर दिया जा रहा है कि वहां के लोगों को कोई एतराज नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। ये तो पता चलेगा जब आप धांधली करेंगे और वहां पे जुड़लू फेरेंगे, तो उसके बाद क्या होता है। तो एक के बाद एक लतीफा आ रहा है। अभी कैप्टन सफदर साहब जनाब एक तकरीर कर रहे थे, जिसका मैंने आपको हवाला दिया। वहां पे खुरम दस्तगीर बैठे हुए थे, आबिद शेर अली थे, अमीर मुकाम थे, और दीगर कुछ और लोग भी थे। ये फेडरल मिनिस्टर्स हैं, ये लोग वहां पे मौजूद थे। और कैप्टन सफदर ने तकरीर करते हुए भारत के 100 तैयारे गिरा दिए। यानी कैप्टन सफदर की तकरीर की समझ नहीं आती, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर को जाता है, कभी उधर को जाता है, कभी बदवा देते थे शरीफ खानदान को, कभी जरदारी को बदवा देते, कोई समझ नहीं आती कैप्टन सफदर जा कहां को रहे हैं। कभी ये कहते हैं जिसने पाकिस्तान को लूटा या अल्लाह उन्हें बर्बाद कर दे, साथ ही मियां साहब की तबीयत खराब हो जाती है, वो जनेवा चले जाते हैं। तो कैप्टन सफदर की तो बदवा भी बड़ी खौफनाक लगती है। बहरहाल कैप्टन सफदर ने कहा जी भारत के 100 तैयारे तबाह कर दिए हमने लड़ाई में। अब ये तैयारे तो इतनी तेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी लंबी छोड़ दे जितनी लंबी कैप्टन सफदर ने छोड़ दी है। ये सारे छोड़ू ही है मुझे लगता है। मरियम नवाज आती है, इतनी लंबी लंबी छोड़ती है, बंदा हैरान हो जाता है। कैप्टन सफदर उनका शौहर, वो छोड़ता है, बंदा हैरान हो जाता है। पता नहीं इनके बच्चे कल को क्या करेंगे। ये पूरी छोड़ू खानदान है। नवाज शरीफ ने इतनी इतनी लंबी छोड़ी, इतने 100 अरब कुर्बान, फलाने इलाके के ऊपर कुर्बान, खैबर पख्तूनख्वा वालों ये पैसे कुर्बान, फलानी जगह पे ये पैसे कुर्बान हो। मियां नवाज शरीफ ने कर कर तकरीरें पूरे पाकिस्तान में 1000 एयरपोर्ट बना दिया था इलेक्शन कैंपेन में पिछली मर्तबा, तो वो कुछ भी नहीं हुआ। बाद में किसी को कोई पैसा नहीं दिया, तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं। शहबाज शरीफ ने कितनी लंबी लंबी छोड़ी, जरदारी को सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। फिर शहबाज शरीफ ने एक और बड़ी लंबी छोड़ी, अपने कपड़े बेच दूंगा, कौम को गरीब नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े डिजाइनर सूट पहन के वो आसिम मुनीर साहब के साथ वॉक करते हुए टिकटॉक बनाते हैं, और वो टिकटॉक जनाब हुकूमती अकाउंट्स, वो पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं उनको वायरल करने के लिए भी। सूरत हाल ये है। अब ये कैप्टन सफदर ने छोड़ दिए जनाब 100 तैयारे इंडिया के हमने तबाह कर दिए। ना इस बात का इंडिया को पता है, ना पाकिस्तानी फौज को पता है। ये तो पाकिस्तानी फौज का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। अब जितनी लड़ाई हुई है, जैसी लड़ाई हुई है, उसको वैसे ही रहने दें। एक कामयाबी अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है, आप उसको एग्जेजरेट कर करके क्यों मशकूक बना रहे हैं। तो कैप्टन सफदर ने जनाब अली अब 100 तैयारे तबाह कर दिए। सराजुल हक साहब ने वहां पे एक हक कोई की है और ठीक बात की है। जमात इस्लामी के साबिक अमीर हैं सराजुल हक साहब। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं जबरी तौर पे लापता होकर वापस आया ना अपने घर में, तो बड़े सियासतदान मुझे छुप छुप के फोन करते थे, सहाफी भी, एवं डर डर के,
انہیں پتا تھا وہ مجھے ملنے کے لیے آئیں گے, ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا. بہت سارے لوگ مجھے ملنے نہیں آتے تھے. صحافیوں نے تو پھر بھی حوصلہ کیا, سیاستدان ڈرتے تھے مجھے ملنے آنے کے لیے. وہ سوچتے تھے کہ عمران ریاض کو ملنے کے لیے جائیں گے تو ہم زیر عتاب آ جائیں گے, ہمارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی. تو اس وقت سراج الحق صاحب سب سے پہلے میرے گھر آئے تھے, جماعت اسلامی کے امیر. تو سراج الحق صاحب آئے تھے, انہوں نے آ کر افسوس بھی کیا اور جو کچھ میرے ساتھ ہوا پوری بات چیت میرے سے انہوں نے سنی بھی. تو سراج الحق صاحب نے وہاں پہ حق کی بات کی ہے. انہوں نے بلاول کو کہا کہ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور آپ کو اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ان کے منہ کے اوپر بکے ماریں اور آپ وہ کرتے چلے جا رہے. ویسے سچویشن بھی یہی ہے کہ جو بڑا کھلاڑی ہے, مین کھلاڑی ہے, اس کو میدان سے آؤٹ کر کے باقی ساروں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے, جاؤ موجیں کرو, جو دل کرتا ہے وہ جا کے وہاں پہ کرو. انہیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے, عمران خان کے ہاتھ باندھ کے پنچنگ بیگ بنا کے ان کو دیا ہوا ہے کہ آپ عمران خان کو مکے مارو. اور یہ ایسے بے شرم ہے کہ یہ مار رہے ہیں اور انہیں شرم بھی نہیں آ رہی کہ کل کو اسی لیول کا ظلم ان کے ساتھ ہو چکا ہے. لیول تو بہت فرق ہے ایکچولی. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی, بے نظیر بھٹو کی شہادت, یہ دو بہت بڑے صدمے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن وہ بھٹو کی پولیٹیکل پارٹی تھی, آج کل زرداریوں کا راج ہے اس پارٹی کے اوپر. تو ان کے ساتھ, زرداریوں کے ساتھ تو کوئی ایسا ظلم نہیں ہوا. ہاں بلاول کی والدہ شہید ہوئی ہیں, لیکن ان کا طرز عمل وہ نہیں ہے جو بے نظیر بھٹو کا تھا. جمہوریت کے بارے میں ان کی سوچ بھی ویسی نہیں ہے. بہرحال جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ وقت سے پہلے کچھ گواہیاں بھی دینا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ کسی صورت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں حکومت نہیں بنانے دے گی. اور یہی بات ہم آپ کو کئی ہفتوں سے پہلے سے بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی, اور یہ بات کبھی بھی انہیں قابل قبول نہیں ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر جیسے حساس علاقوں میں کوئی کٹ پتلی حکومت نہ ہو, اور کوئی ایسی حکومت ہو جو سوال پوچھے, جواب مانگے, کوئی ایسی حکومت ہو جو آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے کرے, اپنے لوگوں کا حق مانگے. تو ایسی حکومت جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. انہیں ایک کمزور اور کٹ پتلی حکومت سوٹ کرتی ہے ان علاقوں میں. تو وہ اس کے لیے پوری کوشش کریں گے. ناظرین, نواز شریف صاحب گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ وعدے کر کے الیکشن سے پہلے ہی جنیوا نکل گئے اپنے علاج کے لیے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو کہہ رہے تھے آپ کو اسپتال دوں گا, آپ کو علاج دوں گا, آپ کو تعلیم دوں گا, اور خود اپنے علاج کے لیے میاں صاحب الیکشن میں ووٹنگ سے پہلے ہی گلگت بلتستان سے نکل کر جنیوا چلے گئے. اطلاعات کے مطابق کچھ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جنیوا صرف علاج کے لیے نہیں گئے, ابھی انہیں کچھ اور لوگ بھی آ کر جوائن کریں گے اور پاکستان سے جائیں گے اور جا کر جوائن کریں گے. جب جوائن کریں گے تو آپ کو میری خبر کی تصدیق ہو جائے گی. جو اطلاع آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے کچھ اور لوگ جائیں گے, جا کے نواز شریف کو جوائن کریں گے اپنے علاج کے لیے. یہ ابھی تک خاندان کب سے اقتدار میں, دیکھیں نواز شریف ایکسائز منسٹر, وزیر خزانہ, پھر نواز شریف جو ہے وزیر اعلیٰ, پھر نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم, 3 مرتبہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ, حمزہ شہباز 1 مرتبہ وزیر اعلیٰ, شہباز شریف 2 مرتبہ وزیر اعظم, پھر حمزہ شہباز کے بعد مریم نواز وزیر اعلیٰ. اس خاندان نے اقتدار کے اتنے لوشے اور اتنے مزے لیے ہیں, لیکن یہ خاندان پچھلی 4-5 دہائیوں سے اقتدار میں ہونے کے باوجود آج تک ایک اسپتال نہیں بنا سکا جس میں اس خاندان کا علاج ہو جائے. آج بھی ان کو علاج کروانے کے لیے یہ باقاعدہ خبر جاری کرتے ہیں کہ علاج کروانے کے لیے یورپ نکل گئے. تو آج بھی علاج کے لیے یورپ جا رہے ہیں. تو یہ ان کے اوپر بوجھ ہے. ایک عام پاکستانی جس کے پاس پیسہ ہے, اگر وہ اپنا علاج کروانے کے لیے پاکستان سے باہر جاتا ہے, آپ اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے. وجہ یہ ہے کہ اس کو لگتا ہے پاکستان میں وہ فیسلٹی نہیں ہے. جو پاکستان سے باہر ہے وہ جا کر اپنا علاج کروائے, اپنے پیسوں سے جا رہا ہے نا. لیکن یہ حکمران جو 40 سال 50 سال سے یہاں پہ حکمران ہے, یہ اپنا علاج جا کر باہر سے کروائیں تو ان کا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کہ جناب آپ نے پاکستان میں کیا صحت کا نظام کر دیا کہ آپ کو اپنے علاج کے لیے باہر فرض کریں نا, جرمنی کا ایک بڑا سیاستدان اٹھے اور وہ علاج کروانے کے لیے فرانس چلا جائے یا کسی اور ملک میں چلا جائے, تو وہ اپنی توہین اور بے عزتی سمجھیں گے. چین کا صدر اٹھے اور کہے جی میں علاج کروانے کے لیے جا رہا ہوں امریکہ, تو یہ وہ اپنی بے عزتی سمجھیں گے. یہ غلط بات ہے. دنیا کے اندر ایسے نہیں ہوتا, لیکن پاکستان کے اندر یہ ہوتا ہے اور ہم نے بار بار یہ ہوتا ہوا دیکھا ہے. بہرحال میاں صاحب نکل گئے. میاں صاحب کے ساتھ ہوئی بہت بری ہے. میاں صاحب اپنے پورے سیاسی کریئر میں جو بننا چاہتے تھے, عمران خان صاحب ایک چھلانگ مار کے وہ بن گئے. حالانکہ میاں صاحب کو بار بار یہ بننے کا موقع ملا کہ پاکستان میں ان کا طوطی بولتا ہو, ہر آدمی ان سے پیار کرتا ہو, نوجوان نسل ان کے لیے پاگل ہو اور لوگ ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں.
मियां साहब को बार बार इस बात के लिए मौका मिला, उन्हें यह लड़ाई प्लेट में रखकर मिली, लेकिन मियां साहब ने इस लड़ाई को एक मर्तबा भी नहीं लड़ा, बल्कि हर मर्तबा वो पीठ दिखाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए। और अब लोगों से शिकवा करते हैं कि मुझे भागना क्यों पड़ा। यानी आप लोगों से शिकवा, इमरान खान ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं अकेला भी रह गया तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो अपना वादा पूरा कर रहा है। नवाज शरीफ कहते हैं जी मेरे साथ खड़े होगे तो मैं लड़ूंगा, नहीं खड़े होगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं डील करके निकल जाऊंगा। इमरान खान में और नवाज शरीफ में फर्क यह है कि नवाज शरीफ ने हमेशा लोगों से कहा कि मेरे साथ वफादार रहना, और अगर मुझे जरा सी भी कमजोरी महसूस हुई तो मैं लड़ाई छोड़ के निकल जाऊंगा। इमरान खान ने अपने लोगों को कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा और मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, तुम मेरे साथ खड़े होकर लड़ो। तो इमरान खान ने लोगों से इस बात को मशरूत नहीं किया कि तुम लोग खड़े होगे तो मैं लड़ूंगा, तुम नहीं खड़े होगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। इसीलिए लोग इमरान खान के साथ खड़े, और नवाज शरीफ वो नहीं बन पाया जो इमरान खान एक छलांग में बन गया। यह तकलीफ नवाज शरीफ साहब को हमेशा रहेगी और यह तकलीफ देती भी है उन्हें। नाज़रीन, कश्मीर का मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। मेन मुतालबा यह है कि जो 12 महाजर नशिस्तें हैं आजाद कश्मीर में, ये बंदे चुनकर लाए जाते हैं पंजाब से और बाकी सूबों से। 9 सीटें तो सीधी सीधी पंजाब से आ जाती हैं, 3 बाहर से आ जाती हैं। तो ये 12 बंदे दाखिल किए जाते हैं आजाद कश्मीर में। इन बंदों को आजाद कश्मीर के बारे में कुछ पता नहीं है। इनमें कई ऐसे भी होते हैं जो मकामी जुबान में बात भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गूफ किस्म के लोग होते हैं। इनके जाली कागजात बना के एस्टेब्लिशमेंट इनको हमेशा जितवा कर वहां असेंबली में पहुंचा देती है, और इनके जरिए से वो आजाद कश्मीर में बड़ी बड़ी वजारतें इनको देकर पूरा निजाम कंट्रोल करते हैं। इनके वोटों से हुकूमत बनाई जाती है और इनके जरिए से अपनी मर्जी की हुकूमत चलाई जाती है। एस्टेब्लिशमेंट का एक ऑफिसर बैठ के अपने दफ्तर से पूरे निजाम को इन 12 लोगों के जरिए से कंट्रोल करता है। आजाद कश्मीर के लोगों ने इस नुक्स को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी ये 12 नशिस्तें हमें नहीं चाहिए, इनके ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हुकूमत ने कहा जी हम कम कर देते हैं। उन्होंने कहा जी कम नहीं करनी, हराम काम एक भी हो या 12 हो वो हराम ही है, हम एक सीट भी तस्लीम नहीं करेंगे। मेरे ذہن में एक तजवीज थी कि ये 12 नशिस्तें अगर रखना जरूरी है कि जनाब आपको मकबूजा कश्मीर वाला आपका केस कमजोर हो जाता है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इनको अलामती तौर पर रख लें, या वजीर आजम के पास जो एक सिस्टम बना हुआ है इदारा, उसके अंदर इनको आप शामिल कर दें ताकि सिस्टम के अंदर ये लोग मौजूद भी रहें। लेकिन आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने या हुकूमत गिराने में या वजारतों में इनका कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए, इनको उससे बाहर निकालें। असल तरीकाकार तो यह है। अब आजाद कश्मीर के लोग डट गए हैं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने सख्त अहकाम जारी किए अपने लोगों को, और जगह जगह उनकी मीटिंग्स हो रही हैं। और जो मैं अब आपको इतला देने वाला हूं वो है खौफनाक इतला। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अब यह दाव खेला है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं आजाद कश्मीर में। तो सुप्रीम कोर्ट से कोई एक ऐसा ऑर्डर ले लें जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें जी इलेक्शन करवा लेते हैं, नई आने वाली असेंबली इसके ऊपर फैसला कर दे। लेकिन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इस बात को नहीं मानेगी। मेरी उनके लोगों से मैंने खबर हासिल की है, वो कहते हैं जी हम नहीं मानेंगे, और उन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। आजाद कश्मीर में बहुत सारे खानदान ऐसे हैं जो मुझे जाती तौर पे जानते हैं, और मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं। 15 दिन का, 1 महीने का, 1.5 महीने का लोग राशन इकट्ठा कर रहे हैं कि बवक्ते जरूरत हम अपने आसपास के लोगों को भी दे सकेंगे और बवक्ते जरूरत वो हमारे काम भी आएगा। तो ये एक इशू अब हुकूमत को देखना पड़ेगा कि उन्हें अवामी एक्शन कमेटी की बात तस्लीम करनी है या नहीं करनी। अगर वो बात नहीं मानते तो मामला एहतजाज की तरफ जाएगा, अगर वो बात मानते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल आजाद कश्मीर के ऊपर से कम हो जाएगा। अब लोग राशन इकट्ठे कर रहे हैं, और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने एक हिकमत अमली भी बना ली है कि अगर मोबाइल फोन बंद होते हैं तो क्या करना है, इंटरनेट बंद होते हैं तो क्या करना है, अगर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो उसका क्या करना है। बड़े पैमाने पर नौजवानों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। हर इलाके से, हर गली मोहल्ले से नौजवान चुने गए हैं, और उन्हें यह बताया गया है कि अगर कोई भी शख्स बाहर से अंदर दाखिल हो और आप उसे नहीं जानते तो उसको आइडेंटिफाई करें। ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें बल्कि पकड़े, और पकड़ के पूरी तहकीक करें। और नौजवानों की बाकायदा टीमें बना दी गई हैं। तो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक मंसूबा हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बनाया जाता है कि कोई ना कोई ऐसी हरकत करवा दो, उस हरकत के बाद सारा मलबा डालो तहरीक के ऊपर और लोगों के ऊपर गोली चला दो, तो इसको नाकाम बनाना सबसे मेन चीज थी। और इस पे जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है
उन्होंने खासा काम किया है। अब हुकूमत के पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। ये आजकल में ही मुज़ाकरात होने हैं 6-7 तारीख तक, फिर 9 तारीख को उनका एहतजाज शुरू हो जाएगा। तो ऐसा दिखाई देता है कि लंबे अरसे तक ये एहतजाज चलेगा। हुकूमत ताकत से निमटने की कोशिश करेगी, बंदों को उठाएगी, अगवा करेगी, गिरफ्तार करेगी, लेकिन इस सूरत में